हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ में। आइए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट जगह हैं जो न्यूज़ में थी और उनका क्या रेलेवेंस रहा हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो पहले ध्यान रखिए, आपको मैप्स पर उन चीज़ों को मार्क करना है ताकि आपको इजीली याद रहे कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखकर। अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन के बीच में बात स्टार्ट हुई है जो यूएस और सऊदी अरेबिया की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे शायद थोड़ी सी शांति हमें देखने को मिल सकती है। अब इसको लेकर कुछ पॉइंट बनते हैं, तो आप बताइए इनमें से किन इश्यूज के ऊपर ये फोकस किया जा रहा है। क्या आप सही आंसर दे पाते हैं या नहीं, वो देखते हैं। एंश्योरिंग सेफ नेविगेशन एंड एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ फोर्स इन द ब्लैक सी, developing measures to ban strikes against energy facilities in both the countries, immediate withdrawal of all military forces from the conflict zones, exchange of prisoners of war and return of forcibly transferred civilian. Select the correct answer using the code below. 1 and 2, 1 2 1 2 4 2 3 4 and 1 2 3 4। क्या लगता है क्या इसका आंसर होगा? अब देखिए, जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हमें एक्सट्रीम वर्ड्स को पहले निकालना है। यहाँ देखिए, विड्रॉल ऑफ ऑल मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, इवन जो आपका रीजन है क्रीमिया का वो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है। तो क्या आपको लगता है रशिया वहां से आर्मी पीछे खींचेगी किसी भी हाल में? ऐसा कुछ नहीं होना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। द करेक्ट आंसर इज बी, 1 2 and 4। सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। द पॉइंट इज आपको शब्दों को थोड़ा पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला जो टॉपिक है वो है हमारे बॉर्डर के करीब म्यांमार से। एफएमआर फ्री मूवमेंट रिजीम फिर से न्यूज में है। फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है? पहली बात तो किस बॉर्डर पर है? तो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर है। इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पर, क्योंकि अगर आप देखो गौर से तो ये जो इलाका है यहाँ पर आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनकी सीमाएं लगती हैं म्यांमार के साथ। और ये पूरा इलाका ट्राइबल इलाका है। तो ट्राइबल लोग अक्सर सीमा के दोनों तरफ रहा करते थे, तो इनके बीच में क्लोज रिश्ते भी थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि यहाँ पर आप एक रीजन में आ जा सकते हो बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के। तो उसके लिए आपके पास बिना वीज़ा के आप जा सकते थे। तो वो कहलाता था फ्री मूवमेंट रिजीम, जहां पर आप 16 किलोमीटर तक सीमा के आर पार जा सकते थे। इधर भी और इधर भी 16 किलोमीटर यू कैन ट्रैवल, अगर आप वहां के बाशिंदे हैं, वहां के व्यक्ति हैं तो। अब देखिए समस्या क्या आई। फ्री मूवमेंट रिजीम स्टार्ट तो कर दी गई, लेकिन भारत में रिसेंट टाइम में देखा गया कि कई जगहों पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा था। आज से कुछ सालों पहले म्यांमार में आंग सान सूकी की सरकार आई, उससे पहले भी मिलिट्री का रूल यहाँ पर था। तो भारत के संबंध इनके साथ अच्छे थे और अच्छे होने स्टार्ट हो गए। तो भारत ने कहा कि चलो भाई हमारी दोस्ती बढ़ रही है, हम कई सारे काम करेंगे। जैसे हमने यहाँ से सोचा कि कलकत्ता से, अब यहाँ से एक कालादान रिवर है, यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो एक हमने सोचा कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जो कलकत्ता के पोर्ट को मिजोरम से जोड़ता, जिसको आप लेके आते, यानी आप कलकत्ता से समुद्र से चलते, फिर यहाँ म्यांमार पहुँचते, फिर यहाँ से आप एक रिवर बहती है कालादान, उसके थ्रू नाव से आप सीधा सीधा मिजोरम पहुँच सकते हो। ईजी कनेक्टिविटी। हमने जो एक मणिपुर से और बाकी इलाकों से कनेक्शंस और बढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन वो सारे प्रोजेक्ट फंस गए क्योंकि यहाँ पर खुद एक सिविल वॉर चल रही है। तो म्यांमार में अगर आपसे पूछूं कहाँ पर कौन सा राज्य है जो बाउंड्री शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, ये की एरियाज हैं। अब इन सभी एरियाज में ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं और इन सभी एरियाज में डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली हमने देखा मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, विवाद बढ़ गया, उसकी वजह यह भी कही जा रही थी कि यहाँ से कई सारे जो ग्रुप्स हैं जिनके पास हथियार वगैरह थे वो कोशिश कर रहे थे मणिपुर में एंटर करने की, और एंटर कर भी रहे थे एज ए रिफ्यूजी या फिर एज अ ग्रुप्स। तो यहाँ पर एक समय में जहाँ इंडियन और म्यांमार की आर्मी ने मिल के कई सारे ऑपरेशन किए थे इन पहाड़ों से, इन इलाकों से, सारे जो इंसर्जेंट्स हैं उनको निकालने के लिए, तो वहाँ पर एक दोस्ती अच्छी लग रही थी। पर अब यहाँ पर इंस्टेबिलिटी है, तो ये भारत को ही नुकसान पहुँचा रहा है एफएमआर। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर के अलावा होम मिनिस्टर ने कहा था कि हम इसको सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक जो ये स्क्रैप होने की बात की गई थी वो हुआ नहीं, उसके ऊपर कोई अभी तक प्रोग्रेस नहीं की गई है। मतलब ऑफिशियली इसको बंद कर दिया गया है, पर ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं हुआ है। तो पहली बात, जो एफएमआर है, फ्री मूवमेंट रिजीम है, वो क्या है? ये दो देशों के बीच में जो आसपास के ट्राइब्स हैं वो बॉर्डर के आसपास जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। ये 16 किलोमीटर की अभी इसकी लिमिट है। पहले थोड़ी ज़्यादा हुआ करती थी क्योंकि 1968 से शुरू हुआ था, तब 40 किलोमीटर की लिमिट हुआ करती थी। फिर इसको 2004 में घटा के 16 किलोमीटर कर दिया गया, और कुछ और रेगुलेशन 2016 में ऐड किए गए कि भाई नहीं कुछ चीज़ें और होंगी, लेकिन अब तो उसको सस्पेंड ही कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाए फ्री मूवमेंट रिजीम कहाँ पर है, तो म्यांमार के बॉर्डर पर है। कौन से राज्य हैं भारत के जिनका बॉर्डर शेयर होता है वो बताना चाहिए। कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए। हमने इतना ही नहीं किया था, हमने कुछ बॉर्डर हार्ट्स भी लगाए थे। जैसे मोरे से आप सीधा थाईलैंड तक, जो इनका एक पूरा 3 देशों के बीच में आपने हाईवे बनाया था,
क्या नाम है उसका, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो ये 3 देशों को कनेक्ट करता है, इंडिया को, मणिपुर को और थाईलैंड को, वो सीधा जोड़ता है। पर यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं, तो म्यांमार के साथ बात नहीं हो पा रही। अब म्यांमार में इतना कॉन्फ्लिक्ट चल कहाँ रहा है, तो देखिए इनके देश में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ट्राइब्स हैं, जिनमें बहुत सारे विवाद हैं। जैसे सबसे ऊपर देखो तो काचिन का इलाका है। अब काचिन को आप देखो तो काचिन का बॉर्डर इंडिया के आपके अरुणाचल के रीजन से शेयर होता है। यहाँ पर एक काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, KIA, या फिर काचिन इंडिपेंडेंस फोर्स, ये जम के यहाँ पे लड़ रही है, इनको अपना कब्जा चाहिए। इधर आप देखो इंडिया का जो मिजोरम मणिपुर का इलाका है, यहाँ पर आपको चिन प्रोविंस है। चिन प्रोविंस भी काफ़ी, जो चिन लोग हैं वो भी अपना दबदबा यहाँ बनाना चाहते हैं। नीचे अराकन वैली है, अराकन वैली में आपको कारिन लोग हैं, और यहीं पर आपको रोहिंग्याज भी रहा करते हैं। असल में अराकन इलाके में जो राज्य है, उस राज्य का नाम है रखाइन प्रोविंस, हमने पहले इसको डिस्कस किया है। और रखाइन में ही आपके रोहिंग्याज भी हैं, ठीक है, और आपके कारिन भी है, जो लोग यहाँ लगातार कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कि भाई उनका जो है दबदबा यहाँ पर बना रहे। तो हालांकि रोहिंग्याज जो मुस्लिम्स थे उनको यहाँ से निकाला गया था, तो एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया था। बट इसके अलावा बाकी भी यहाँ पर अभी लड़ाई चल रही है, और एक अराकन आर्मी ने इस इलाके के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया। तो सिचुएशन अभी ये है म्यांमार की, इधर वाले इलाके के ऊपर, ये नीचे, सॉरी, अगर हम इसको ठीक से करें, अगर आप देखो ना, ये जो रीजन है जहाँ पर इंडिया सोच रहा था कि हम बॉर्डर बनाएंगे और रोड बनाएंगे और कालाधार मल्टीपोलर प्रोजेक्ट बनाएंगे, इस इलाके के ऊपर ऑलरेडी जो रखाइन का स्टेट है, यहाँ पर कब्जा है अराकन आर्मी का, ठीक है। और रोहिंग्याज को भगाया गया, वो यहाँ पर एक कॉक्सिस बाजार एक जगह है बांग्लादेश में, वहाँ छुपे हुए हैं, जहाँ उनको पनाह मिली हुई है रिफ्यूजी। यहाँ शान प्रोविंस में भी जो है वा और शान ट्राइब्स के बीच में लड़ाई चल रही है लगातार। इधर काइन में भी एक लड़ाई चल रही है। काचिन में काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो चाइना के साथ भी पैसे खा रही है, इनकी मदद ले रही है, कभी उनके खिलाफ लड़ भी रही है। तो ये अजीब सी स्थिति यहाँ बनी हुई है, जहाँ म्यांमार में ढेर सारे ग्रुप्स लड़ रहे हैं। इसी के कारण जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, जो ग्रोथ है, वो बिल्कुल हैम्पर हो गई है। तो आपसे अगर पूछा जाए शिन प्रोविंस या शिन ट्राइब, काचिन, आपसे पूछा जाए अराकन आर्मी, आपसे पूछा जाए रखाइन, आपसे पूछा जाए रोहिंग्या, आपसे पूछा जाए शान, मॉन, किरानी, कहाँ पर है, तो सारे म्यांमार में हैं। और एक मैप को आप देख लो ना, क्लियरली आइडिया लग जाएगा भाई इधर जो है ना, इस इलाके में, यहाँ पर आपका रखाइन स्टेट है, इसी स्टेट के ऊपर कब्जा भी किसका हो रखा है, अराकन आर्मी का। यहीं से किसको भगाया गया था, रोहिंग्यास को। वो बांग्लादेश का यहाँ कॉक्सिस बाजार है, वहाँ पर रहते हैं। और इसके बाद ऊपर वाले इलाके में देखो, यहाँ पर आपकी काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, अरुणाचल के साइड वाले इलाके में। आप इधर आ जाओ तो यहाँ शान स्टेट है, तो शान ट्राइब का है। नीचे आपके इधर चिन स्टेट है, तो यहाँ पर चिन ट्राइब वाले ज़्यादा रहते हैं। तो वो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। आई होप इसको मैप पे देख के एक बार विजुअलाइज करोगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो बात करता है ब्लैक सी के बारे में, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि US और रशिया बात कर रहे हैं आया सऊदी अरेबिया की यूक्रेन पे कोई बात हो सके, कोई शांति स्थापित हो सके। तो एक टॉक स्टार्ट हुई है। अब जब टॉक स्टार्ट हुई है तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो ब्लैक सी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। क्यों, अब देखिए ये रहा ब्लैक सी। यहाँ पर आपको जो इलाका दिख रहा है कर्ट स्ट्रेट के पास, सी ऑफ अज़ोव के पास, ये इलाका कौन सा है, इट इज़ क्रीमिया, ठीक है। तो जनरली जो अगर आपको ट्रेड वेड करना है इस रीजन से, और आपको अगर यूक्रेन जैसे, रशिया जैसे रिसोर्स रिच कंट्रीज से कोई, चाहे अनाज हो, गैस हो, कोई भी ऐसा संसाधन है वो लेके जाना है, तो ब्लैक सी का ही रास्ता लेते थे। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये रास्ता बिल्कुल भी अनसेफ हो गया है। यहाँ पर शिप्स आते हैं, उनको मार दिया जाता है, फायरिंग हो जाती है, तो बहुत दिक्कत है। तो ब्लैक सी के आसपास की पहले कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। तो ब्लैक सी में अगर आप देखें तो आपको कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ठीक। तो आप देखोगे रशिया है, ये रहा रशिया, ऊपर जाओ यूक्रेन है, इधर आ जाओ मोल्डोवा इज नॉट बॉर्डरिंग, ये बॉर्डर नहीं कर रहा इस सी के साथ। देखिए मोल्डोवा इज लैंड लॉक्ड, तो वो यूक्रेन का ही के ही ऊपर ये मोल्डोवा है। तो कंफ्यूज नहीं होना अगर आपसे पूछा जाए कि आप मोल्डोवा की बाउंड्री लगती है नहीं लगती है। इसके साइड में रोमानिया है, रोमानिया के बाद बल्गेरिया है, ठीक है। और बल्गेरिया के बाद यहाँ तो आपको दिख रहा है टर्की का इस्तांबुल के बाद इतना सा इलाका यूरोप में लगता है, लेकिन आपको यूरोपियन कंट्री समझता है देश, जबकि पूरा का पूरा एशिया में ही है। सिंपल है, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया, टर्की, और यहाँ इधर आ जाओ जॉर्जिया, ठीक। रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, मोल्डोवा नहीं है, ठीक है। तो इधर एक साइड इसके बाल्कन पेनिनसुला है, एक तरफ कॉकस माउंटेन्स है, फिर ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन्स है, और एंटोलिया है जो आपका टर्की वाला इलाका है। तो ये पूरी कहानी है आपकी इस ब्लैक सी के रीजन की। अब देखो यहाँ पर ना बार बार इस विवाद की वजह से जो हो रहा है, तो यहाँ से जो यूक्रेन है, यूक्रेन इज अ मेजर सप्लायर ऑफ वीट, इवन रशिया भी, वीट हो गया, इवन कोल हो गया, कई संसाधन ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। तो जब से जंग शुरू हुई तो पूरे यूरोप में संसाधनों का जाना रुक गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और यूरोपियन कंट्रीज़ को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, खासतौर पे ग्रेन्स को लेकर। तो इसको बचाने के लिए एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव किया गया था, जिसके तहत जो देखो होता ये था
यूक्रेन से जो ग्रेन्स जाया करती थी यूरोप में या बाकी देशों में, वो यही रूट लेती थी ब्लैक सी का। अब हो क्या रहा था, रशिया लगातार फायरिंग कर रहा था। ये वाला इलाका जो है लुहांस्क और डोनबास का, ऑलरेडी इसका रशिया के कब्जे में है, ठीक है, और क्रीमिया वाला इलाका भी इनके कब्जे में है। तो यहाँ फायरिंग हो रही थी, तो ब्लैक सी में कोई भी अगर शिप उतरता था उसके ऊपर हमले करते थे। तो एक ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव हुआ था जो इंश्योर कर रहा था कि जो ऐसे शिप्स हैं जो अनाज या इस तरह की चीज़ें लेके जा रहे हैं उनके ऊपर फायरिंग नहीं होगी, उनके लिए मूवमेंट खुली रहेगी। मिलिट्री शिप्स आप देखो उसके ऊपर हमला कर दो। ये रिन्यू भी हुआ, बट दिक्कत ये भी कि बाद में रशिया ने कहा हम नहीं मानते भाई, इस देश को तो फायदा हो रहा है, हम क्यों ये काम करें। तो ये कोशिश की थी इंडिया ने 2022 में, पहले जब शुरू हुआ था कि भाई इसको करेंगे पुश, तो टर्की ने इस पर फोकस किया। इंडिया भी क्या चाहेगा, इंडिया क्या स्टैंड होगा। इंडिया को शांति प्रिय चीज़ों से कोई समस्या नहीं है। इंडिया के हाँ होने दो, होता तो मतलब जो अनाज के दाम है ग्लोबली वो कम रहते, लेकिन रशिया मानने वाला का, रशिया ने बाद में मानने से इनकार कर दिया और फिर यहाँ फायरिंग होती रही। तो ध्यान रखिए क्रीमिया के इलाका, ये पूरा इलाका जो ब्लैक सी का है, यहाँ पर रिसोर्स जो रशिया से निकलते थे, अब इंपॉर्टेंट शहर कौन से हैं, ओदेसा, कोर्नोमोरोस्क, यूजनी, इन इलाकों से जो भी ग्रेन्स निकलते थे, यानी वहाँ से शिप्स जो निकलते थे उन पर हमले होते थे। तो आप ब्लैक सी का रास्ता ले नहीं सकते, ब्लैक सी पे उतरोगे तो रशिया के यहाँ पे नेवल शिप्स आपके ऊपर अटैक कर देंगे। तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम एक नया रास्ता निकालें। अब देखो यही है, ये मोल्डोवा है, ये रोमानिया है। अब रोमानिया के थ्रू क्या हम यूरोप में एंटर कर सकते हैं, तो आपको ऐसे घूम के जाना पड़ता। तो सोच रहे थे कि ब्लैक सी में उतरना ही ना पड़े, यहाँ आप ओडेसा से या फिर कॉर्मोस के यहीं से आप किसी तरह घुस के इधर कुछ एडजस्ट कर लो। तो इन्होंने क्या किया, इनको एक एडजस्टमेंट मिली, वो थी सुलिना चैनल। सुलिना चैनल क्या है, देखो यहाँ पर एक बड़ी रिवर है जो पूरी यूरोप के थ्रू बहती है, उस रिवर का नाम है डॉनबी। डॉनबी मेजर रिवर है। तो इन्होंने क्या किया, ओडेसा से शिप्स लेके आप ब्लैक सी में आगे आओगे ही नहीं, यहीं से ना अंदर ही अंदर आप क्या करोगे, सुलिना पहुंच जाओगे। अब सुलिना असल में एक चैनल का नाम है, यानी एक नहर सी है। इसमें आपके शिप्स फिर एंटर करेंगे और यहीं से आप डॉनबी में एंटर कर जाओगे। इस रिवर के थ्रू आप फिर आगे यूरोप जा सकते हो, फिर इधर से आप घूम के जा सकते हो। तो सुलीला चैनल इस सुलीला चैनल कहाँ पर है, पहली बात यूक्रेन में। और यूक्रेन से आप यूक्रेन जो और रोमानिया के बीच में जो आप कॉरिडोर बनाना चाहते थे उसकी कहानी है, यूक्रेन और रोमानिया। तो यानी जो आपके अनाज के शिप्स हैं वो सारे के सारे यहाँ से सुलीना पकड़ के सीधा अंदर यूरोप पहुँचेगा, जहाँ बेचना है बेचो। तो फिर रशिया कितने बम गिरा ले, इतना तो प्रोटेक्ट कर ही लेंगे ना ये लोग। या फिर यहाँ से आप और बात को निकाल लो, कभी भी निकाल लो, इतना एरिया सिक्योर किया जा सकता है। तो रोमानिया के थ्रू जो चैनल निकालने की बात थी वो थी सुलीला चैनल। और ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव क्या है वो भी हमने देख लिया। अगला टॉपिक है ऋषिकुंडा बीच के बारे में, जहाँ जिसको ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा दिया गया है। कहाँ पर है ऋषिकुंडा बीच, ये रहा आंध्र प्रदेश में। अब ब्लू फ्लैग होता क्या, ब्लू फ्लैग का मतलब ये है कि आपकी जो बीच है उसकी कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी है, क्लीननेस, सैनिटेशन, साफ सुथरा होना, ये कहलाता है ब्लू फ्लैग बीच। जो इंडिया ने कई बीच को प्रपोज किया था, ऋषिकुंडा को दोबारा ये मिल चुका है कि इट्स कौन सा बीच, ब्लू फ्लैग बीच। कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश, राइट। अगला टॉपिक एक और छोटा सा टॉपिक है पंबम ब्रिज के बारे में। पंबम ब्रिज असल में इंडिया के रामेश्वरम को अब इसे जोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो पहली बार अब एक नया ब्रिज यहाँ बन रहा है, बहुत सालों पहले, 111 साल पुराना ब्रिज है। इसको प्राइम मिनिस्टर की शुरुआत करेंगे। इससे रेल कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सेफ्टी भी बढ़ेगी। रामेश्वरम तमिलनाडु को जोड़ने वाला है। ये पुराना ब्रिज जो था ये सालों तक भारत का इकलौता सी ब्रिज था, यानी समुद्र के अंदर ब्रिज बना हुआ है जोड़ने के लिए। और ये बैस्क्यूल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता था। और एक बहुत ही खूबसूरत ये एक ब्रिज है, इसके ऊपर ट्रेन भी चलती है, आप गाड़ी से भी जा सकते हो। तो आपको जो व्यू मिलेगा वो रेयर था एक साइट। तो अब उसके ऊपर नया ब्रिज बनने वाला है। तो पंबम ब्रिज कहाँ पर है, तो रामेश्वरम तमिलनाडु जोड़ने वाला जो ब्रिज है दैट इज़ योर पंबम ब्रिज। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इस पर नया पुल बनने वाला है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी पहले यूज़ होती थी वो भी याद रखिए, बैस्क्यूल टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो डबल लीफ सेक्शन होता है ना शिप को निकलने वाला, वो मैनुअली हटा के उससे शिप फिर निकलते थे। मूवेबल ब्रिज था, ठीक है। यानी शिप को अगर इनके नीचे से निकलना है, ये ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज के नीचे से शिप को निकलना है तो उसमें लीवर लगे होते थे कि आप शिप को, ब्रिज को थोड़ा सा साइड कर दो तो यहाँ से शिप्स निकल जाएंगे। तो अब नया ब्रिज बन रहा है तो वो और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला होगा, मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल होगा। अगला टॉपिक दोबारा हमें म्यांमार के पास ले जाता है, क्योंकि म्यांमार में आई है भयंकर अर्थक्वेक, जहाँ पर म्यांमार के इस अर्थक्वेक का प्रभाव बाकी जैसे में देखा गया, जैसे थाईलैंड में। अब म्यांमार में ये जो आप इलाका देख रहे हो ये क्या है, ये मंदिर कौन से हैं, असल में बगान एक शहर है यहाँ का, उसकी बात है। तो बगान में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, जिनमें कई टेम्पल्स को तबाही देखनी पड़ी। और ख़ासतौर पे महामुनि पगोडा जो है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ, एक मॉस्क था वो भी टूट गया। तो अर्थक्वेक जो म्यांमार में आया इसका नुकसान बहुत ज़्यादा देखा गया। पॉइंट ये कि पगोडाज कहाँ होते हैं, म्यांमार में, इंडिया में भी होते हैं, वैसे साउथ ईस्ट एशिया में और भी मिलते हैं, पर पगोडा मेजरली
आपको म्यांमार में देखने को मिलते हैं। और जो अभी न्यूज़ में था वो था महामुनि पगोडा जो टूट गया। अगेन कहाँ पर था? म्यांमार में, ड्यू टू अर्थक्वेक इन म्यांमार। पगोडाज को लेके भारत ने कल्चरल डिप्लोमेसी भी की है। भारत क्या करता है? भारत जो पगोडाज होते हैं इनको रिकंस्ट्रक्शन करने में, रिस्टोर करने में भारत म्यांमार की मदद करता है। म्यांमार एक गरीब देश है, भारत लगातार कोशिश करता है कि इनके साथ एंगेजमेंट और बढ़े, तो यहाँ पर रिस्टोरेशन के ऊपर भी भारत लगातार कोशिश करता रहता है। ये भारत की खासियत है। तो इसलिए जब आपको नाम पूछे महामुनि पगोडास कहाँ पर है? म्यांमार में है। म्यांमार में क्या हुआ? अर्थक्वेक आई, फ्री मूवमेंट रिजीम जिसके साथ है उसी की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पगोडाज हैं। आनंदा टेम्पल फेमस है इसमें से, जो बगान में है, वहाँ इंडिया रिस्टोरेशन कर रहा है। तो कई जगह जो बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, जो ऐसे रिलीजियस साइट्स हैं या ऐसे कल्चरल साइट्स हैं, उसको जब आप रिस्टोर करते हो तो आपकी एक कनेक्शन बिल्ड होती है। कल्चरल डिप्लोमेसी का एग्जांपल आप इसको देख सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जहाँ पर आप ये देख रहे हो कि इन देशों के साथ आप संबंधों को डेवलप करने की कोशिश और ज़्यादा कर रहे हो। तो ये थी म्यांमार के महामुनि पगोडा की बात। अगला पॉइंट आता है ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड एक देश है। कहाँ है ग्रीनलैंड? अगर आपको मैप से पूछूं तो बहुत सिंपल है ग्रीनलैंड को पहचाना, ये वो इलाका है ग्रीनलैंड। और अभी यहाँ अमेरिका के उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं और आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जो कहते हैं ग्रीनलैंड तो हमें मिल जाना चाहिए। तो ग्रीनलैंड है क्या भाई? एक बर्फ से ढका हुआ इलाका, असल में ग्रीन तो नहीं है, बिल्कुल वाइट है। तो सबसे बड़ा आइलैंड है दुनिया का ये डेनमार्क की ऑटोनमस टेरिटरी है। यानी डेनमार्क डिफेंस देखता है, इनका फंडिंग देखता है, फॉरेन पॉलिसी देखता है, लेकिन बाकी सब कुछ में ये स्वायत्त है, ऑटोनमस है। तो ये जो आइलैंड है असल में, ये अगर आप इसके कहानी को समझो तो 1814 में डेनमार्क ने इसको अपनी कॉलोनी बना लिया था। 1941 में इन्होंने, यूएस ने कहा था कि भाई अब युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 आने वाला है तो हम इसको सिक्योर करेंगे। तो उसके बाद लेकिन 2009 में फिर ये दोबारा चला गया था इन्हीं के पास। तो अभी भी डेनमार्क सब कुछ हैंडल करता है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि भाई क्यों हम ही हैंडल करें, आप क्यों हैंडल करेंगे? 56,000 तो इनकी जनसंख्या है। इतनी जनसंख्या तो भारत में किसी शहर में होती है, जिले में होती है। तो इस पूरे इलाके की कितनी जनसंख्या है, और बर्फ़ से ढका हुआ पूरा इलाका है। 80% इसका पूरा इलाका बर्फ़ से और ग्लेशियर से ढका हुआ है। अगर आप मैप पे देखो तो नॉर्थ पोल यहाँ पर आपका ग्रीनलैंड है। किसका पार्ट है? डेनमार्क का। तो ये एक बड़ी ज़मीन ज़रूर है मगर बर्फ़ से ढकी हुई है। प्लस यहाँ पर यूएस अपना दबदबा ठोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पर आप देखो तो एक पितुफिक स्पेस बेस है जहाँ पर यूएस, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट हुई कि अगर आप कभी कोई मिसाइल या कोई खतरा आए तो इसको वार्निंग मिल जाए। उस वार्निंग के लिए यहाँ पर अमेरिका ने अपना पितुफिक स्पेस बेस बनाया हुआ है, जिसके तहत कोई भी अगर बमबारी ऐसा कुछ होने वाला हो तो उसकी जानकारी इनको मिल सके। इसके अलावा ग्रीनलैंड की एक और खासियत है, ग्रीनलैंड में बहुत सारे मिनरल होने की संभावना है। जिंक, रेयर अर्थ मिनरल्स, निकल, ग्रेफाइट, कॉपर, इनके होने की भरपूर संभावना है। तो 50,000 लोगों का देश है, 56,000 लोगों का ये, और बर्फ़ से ढका हुआ है, लेकिन संसाधन बहुत होने की संभावना है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण उस लिहाज से हो जाता है। तो अभी यहाँ इसको लेकर पॉलिटिक्स चल रही है, जानते हैं आगे पता नहीं समय के साथ क्या हो। पर अभी तो लग रहा है कि इंटरेस्टेड तो थे वो, पर बिना विवाद हुए तो चीज़ रिजॉल्व होगी नहीं। तो ये अगर आप देखें तो ये वो लोकेशन है जिसमें आपको मार्क करनी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए अपने आप को, मुफ्त है बिल्कुल। वहाँ आपको फ्री बैच मिलेगा, वो जहाँ पर सिर्फ आपको यही वीडियोज़ नहीं, जो हमारे मंथली जो आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलते हैं जिसमें आपको पीपीटी मिलती है प्रेरणा बूस्टर की, वो पीडीएफ, इस इनिशिएटिव का पीडीएफ और जितने इनिशिएटिव्स हैं सबके पीडीएफ एक जगह मिल जाएंगे, तो आपको बहुत सहूलियत होगी। तो ये था आज का डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।